नमस्कार साथियों, मैं शरद ब्राह्मी एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे ना। आप सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं। हमने पिछले लेक्चर में जो है वो सुकरात का एक सामान्य परिचय, उसका प्रत्ययवाद देखा था और मैंने आपको ये भी बताया था कि एमपीपीएससी में उससे संबंधित सवाल आने की संभावना कम है। देखिए, अगर एमपीपीएससी की हम बात करें तो अभी आप पिछले कुछ समय से उठाएंगे तो जो पाश्चात्य दार्शनिक है इससे बहुत ज़्यादा सवाल नहीं आ रहे, है ना। पर हम इस आधार पर ये नहीं कि इनको पढ़े ही ना, है ना। और जब आप इनके सवाल देखेंगे, इनसे जो सवाल आए हैं, तो एमपीपीएससी में इनसे बहुत ज़्यादा डीप सवाल नहीं पूछते क्योंकि इनका दर्शन बहुत डीप रहता है, बहुत गहराई का दर्शन इनका होता है। तो इनसे सामान्य प्रश्न जैसे भाई सुकरात से छोटे प्रश्न बना दिए, सुकरात के सद्गुण बना दिए, है ना, या संप्रत्ययवाद क्या कहलाता है सुकरात का, ये हो गया। प्लेटो से अधिकतर बनता है भाई जो है वो राज्य का सिद्धांत हो गया, या न्याय का सिद्धांत प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है ये हो गया। और इसके बाद अगर हम बात करें तो प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत वगैरह, ये 3-4 प्रश्न बहुत ज़्यादा संभावना है। प्रत्ययवाद जो हमने देखा था बहुत ज़्यादा संभावना नहीं थी, लेकिन हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमसे कोई भी फैक्ट जिससे प्रश्न बन सकता है वो हम छोड़ें नहीं, है ना। अगर मान लीजिए प्रत्ययवाद आता है तो अगर हमको थोड़ी बहुत भी उसकी समझ हो गई है प्रत्ययवाद की, तो भाई क्या होगा, हम उस प्रत्ययवाद को थोड़ा बहुत लिख सकते हैं और हम जो है लोगों से कुछ पॉइंट्स आगे, कुछ नंबर्स आगे निकल सकते हैं। ठीक, चलिए, तो आज से हमको देखना है प्लेटो का जो है सद्गुण सिद्धांत जिसको कहते हैं, या जो सद्गुण सिद्धांत जैसे भाई किसने दिया था, जो सुकरात थे उन्होंने दिया था कि सद्गुण को कठोर प्रयास से सीखा जा सकता है, वैसे ही प्लेटो ने भी क्या दिया भाई, एक सद्गुण का सिद्धांत दिया। प्लेटो ने सद्गुण के साथ साथ इसको न्याय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है और इसको नीति मीमांसा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, चलिए, अब ध्यान रखना, अब प्लेटो का न्याय सिद्धांत कोई कानूनी न्याय नहीं है। और प्लेटो ने जो है वो कहा कि भाई न्याय मतलब क्या, न्याय को आप परिभाषित नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें कि भाई, उदाहरण के तौर पर आपने कोई वस्तु ली, जैसे मान के चलिए कि आपने जो है वो कोई बांसुरी ली, कोई वाद्य यंत्र आपने लिया और 3 लोग सामने खड़े हैं, आप जज की पोजीशन पर हैं। एक व्यक्ति जो कहता है वो कहता है कि भाई मैं जो हूं, मैंने इस चीज का निर्माण किया है, मैंने इस वस्तु को बनाया है, इसीलिए इस पर मेरा अधिकार होना चाहिए। किसको मिलनी चाहिए भाई, मुझे मिलनी चाहिए, है ना। या मान लीजिए कि कोई किताब ही है, ठीक है। अब किताब एक है जिसने किताब लिखी है, किताब जिसने बनाई, उसने कहा कि भाई किताब मैंने बनाई है, इसलिए इस पर किसका अधिकार होना चाहिए, मेरे पर, मुझ पर अधिकार होना चाहिए। वो उस किताब को, उस किताब के अंदर का सार नहीं जानता, उसका अर्थ उसको नहीं पता, लेकिन वो किताब उसने मान लीजिए लिखी है, कहीं से भी देखकर लिख ली। ठीक। दूसरा एक व्यक्ति, उसने कहा कि भाई मेरा कोई भी साथी नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूं, क्या कीजिए भाई, ये किताब मुझे दे दीजिए। तीसरा व्यक्ति कहता है कि भाई इस किताब का सबसे अच्छा उपयोग मैं कर सकता हूं, क्योंकि भाई मैं जो है वो पढ़ा लिखा हुआ हूं और मैं इस किताब के ज्ञान को लोगों तक पहुंचा सकता हूं। अब यहाँ पर अगर आप न्याय की बात करेंगे तो आप तीनों में से किसी को भी न्याय देंगे तो बाकी 2 के साथ क्या होगा भाई, अन्याय होगा। आपने कहा जिसने बनाया है उसको दे देते हैं, तो बाकी 2 क्या बोलेंगे, बताइए। यहाँ पर जो है वो असहाय की कोई मदद ही नहीं, जो अकेला व्यक्ति वो क्या बोलेगा कि भाई असहाय की कोई मदद यहाँ पर पूछी नहीं है, असहाय को कोई पूछता ही नहीं है, मेरे साथ क्या हो रहा है, अन्याय हो रहा है। ठीक। दूसरा व्यक्ति जो उस चीज़ की योग्यता, जैसे मान लीजिए कोई वाद्य यंत्र, हमने बांसुरी, एक उदाहरण मुझे याद आ रहा है जो मैंने कहीं सुना था कि भाई बांसुरी जो है वो, बांसुरी के लिए 3 व्यक्ति खड़े हुए हैं, एक ने बांसुरी को बनाया है, दूसरा बांसुरी बहुत अच्छे से बजा सकता है और तीसरा जो कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन वो अकेला व्यक्ति है, असहाय व्यक्ति है और बांसुरी को वो अपना सबसे अच्छा मित्र मानता है। अब आप जज हैं, आपको ये निर्णय देना है कि बांसुरी आप किसे देंगे। अब आप तीनों में से किसी को भी देंगे तो बाकी 2 के साथ क्या होगा, अन्याय होगा। आपने उसको दे दी जिसने बनाया है, तो बाकी 2 क्या बोलेंगे, जो असहाय, जो अकेला व्यक्ति बोलेगा भाई इस दुनिया में असहाय का कोई है ही नहीं, इनके साथ क्या हो रहा है, अन्याय हो रहा है।
जो बजा सकता है उस बांसुरी को, जिसके अंदर उसको जो है वो प्रयोग करने के जिसके अंदर योग्यता है, वो बोलेगा इस राज्य में योग्यता या इस संसार में योग्यता का कोई महत्व ही नहीं है, योग्यता को कोई पूछता ही नहीं है, योग्यता के साथ क्या हो रहा है, अन्याय हो रहा है। अब मान लीजिए आपने योग्य व्यक्ति को दे दिया कि भाई जो योग्य है हम उसको वो चीज़ देंगे, बाकी दो लोग क्या बोलेंगे, भाई हमारे साथ अन्याय हुआ है। जब भी चोर को भाई जब आप कोई भी केस होता है तो दो पक्ष होते हैं, जज एक ही के पक्ष में न्याय सुनाता है तो दूसरा पक्ष हमेशा क्या बोलता है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो न्याय को आप बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से परिभाषित नहीं कर सकते। प्लेटो का न्याय ध्यान रखना, प्लेटो के न्याय की व्याख्या जो है वो कोई कानूनी परिभाषा नहीं है कि भाई प्लेटो ने जो है अपने न्याय को कानून के रूप में कुछ बताया है या कोई आर्टिकल या कोई कानून या कोई विधेयक लेकर आया है, ऐसा नहीं है। उसके अनुसार न्याय जो है वो क्या है भाई, अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए। मतलब जीवन में जो बैलेंस है वो न्याय है कि आप अपनी चीजों का, अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए और दूसरे के जो कार्य है उसमें हस्तक्षेप ना करें। यही क्या है भाई, प्लेटो के अनुसार न्याय है। ठीक, और इसकी व्याख्या कहाँ की गई है, द रिपब्लिक में की गई है। तो ध्यान रखना, प्लेटो के न्याय की व्याख्या कहाँ की गई है, द रिपब्लिक में की गई है। इसकी कोई भी कानूनी परिभाषा नहीं है। और इसके अनुसार क्या है कि भाई जो मनुष्य है वो अपना निर्धारित कार्य करे और भाई निर्धारित कार्य करने के साथ साथ अपने कर्तव्यों का पालन करे और दूसरे के काम में अनावश्यक हस्तक्षेप ना करे। यही क्या है भाई, आपका प्लेटो के अनुसार न्याय है। केवल इतनी डेफिनेशन है न्याय की, लेकिन न्याय का सिद्धांत या न्याय को समझिए, न्याय है क्या। देखिए, नीति मीमांसा कभी भी हमेशा प्रारंभ होती है जीवन के उद्देश्य से। और भाई जो हम बात करते हैं जब नीति मीमांसा की, तो पहला प्रश्न क्या होता है कि भाई इस जीवन का उद्देश्य क्या है, इस जीवन का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है। ठीक, अब सुकरात ने क्या कहा, सुकरात ने कहा कि इस जीवन का उद्देश्य है आनंद। बहुत सारे लोगों ने कहा है ना कि जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है भाई, आपका आनंद को प्राप्त करना, सुख की प्राप्ति करना। ठीक, अगर मैंने कल आपको बताया था जो सुकरात जब हम पढ़ रहे थे कि जब ये शारीरिक रूप से होता है तो सुख होता है और जब ये मानसिक रूप से होता है तो क्या होता है भाई, आपका आनंद होता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा कि अगर हम बात करें तो हैप्पीनेस या प्लेजर क्या है भाई, अगर हम देखें तो ये जीवन का सबसे परम हमारा जो है वो लक्ष्य है, जीवन का उद्देश्य है। हर व्यक्ति जो है वो सुखी रहना चाहता है। ठीक, अब हमने चर्चा की थी पिछले लेक्चर में कि भाई अगर कोई ये व्यक्ति कह रहा है कि नहीं भाई मुझे दुख में ही अच्छा लगता है, मतलब दुख में ही उसको क्या होता है, सुख की प्राप्ति होती है, तो वहां पर भी क्या है भाई, सुख है। कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं भाई मुझे तो जीवन में कष्ट ही कष्ट चाहिए, तो क्या है कि कष्ट से उसको क्या होती है भाई, सुख की प्राप्ति होती है। तो कष्ट के माध्यम से भी वो क्या प्राप्त करना चाह रहा है, सुख प्राप्त करना चाह रहा है, आनंद प्राप्त करना चाह रहा है। तो भाई प्लेटो ने क्या कहा कि किसी भी व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य क्या है, तो भाई जीवन का उद्देश्य क्या है, ध्यान रखना, जीवन का उद्देश्य है आनंद की प्राप्ति करना। इसके बाद अब ये आनंद कैसे प्राप्त होगा, ये हैप्पीनेस जो है, ये सुख, ये प्लेजर जो है, ये हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो सुकरात भैया कहते हैं कि भाई जीवन में जब संतुलन होगा, जब चीजों का संतुलन होगा तो भाई क्या होगा, सब चीजें आपकी अच्छी रहेंगी और भाई आप क्या रहेंगे, सुखी रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, आनंदित रहेंगे। तो जीवन में क्या भाई, बैलेंस के थ्रू जो आपका संतुलन है, संतुलन के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो ध्यान रखना भाई जो है वो आनंद, एक चीज और ध्यान रखिएगा, आनंद के लिए एक शब्द यूज किया गया है, यूडेमोनिया। ठीक, तो ध्यान रखना कि भाई जो आनंद के लिए क्या शब्द यूज किया गया है, आपका यूडेमोनिया। यूडेमोनिया क्या है भाई, आपकी आनंद की स्थिति है। और भाई आनंद की स्थिति यूडेमोनिया कैसी, कि जहां पर आपको स्थिर या जहां पर आपको स्थायी आनंद मिले। भाई एक होता है कि आपका कुछ समय के लिए आनंद हुआ, आपने कुछ अच्छा खाया, आपको कुछ समय का आनंद मिला, उसके बाद वो चीजें चली गई।
ठीक है, आपने कोई वस्तु पहनी, आपको कुछ समय के लिए आनंद मिला, तो वो आनंद कैसा है? वो आनंद अस्थाई है, वो टेम्पररी है, वो कुछ समय के लिए आया है। यहाँ पर जो प्लेटो है वो किस आनंद की बात कर रहे हैं? ये दर्शन में किस आनंद की बात हो रही है? जो भाई आपका स्थिर हो, जो स्थिर हो, जो आपका क्या हो, शांत हो, बिल्कुल, जो आपको शांति प्रदान करे, ऐसे आनंद की बात हो रही है। उदाहरण के तौर पर समझिएगा, उदाहरण के तौर पर जैसे अगर हम बात करें तो आपने क्या किया कि आपको मैंने मान के चलिए 500 रुपए दिए, ठीक, मैंने 2 व्यक्तियों को दिए। एक व्यक्ति ने क्या किया, वो गया और 500 रुपए का बढ़िया उसने खाना वाना खाया, आइसक्रीम वाइसक्रीम खाई और कहा अरे भाई वाह, मजा आ गया। दूसरा व्यक्ति जिसको मैंने 500 रुपए दिए, उसने कुछ खाया नहीं। उसने क्या किया, उस 500 रुपए से 2 गरीब बच्चों को खाना खिला दिया, 4 गरीब बच्चों को खाना खिला दिया। अब मुझे बताइए, इसमें जो लंबे समय तक या जो स्थायी आनंद है वो कौन सा है? वो दूसरे वाले को मिला। जब भी वो जीवन में उस पल को याद करेगा, आपके साथ कुछ ऐसे पल घटित हुए होंगे जीवन में जिसको आप अगर याद करते हैं तो आपको बहुत शांति मिलती है, आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। तो वो क्या है भाई, आपका एक स्थायी आनंद है जो आपको हमेशा आपके साथ रहेगा। वो सुखद जो पहलू हैं वो आपके साथ हमेशा रहेंगे। स्वाद का आनंद क्या है, वो तो आपने खाया, उसके बाद समाप्त हो गया। तो यहाँ पर जिस आनंद की बात हो रही है वो कैसी भाई, स्थिर या स्थायी आनंद की बात हो रही है, जो आपको क्या प्रदान करे भाई, शांति प्रदान करे, इस आनंद की बात हो रही है। ये आनंद आएगा कैसे? तो भाई जब आप अपने जीवन में सब चीज़ों को बैलेंस करेंगे तब ये आनंद आएगा। और ये बैलेंस कैसे होगा? तो भाई अंततः वही बात आ गई जो सुकरात ने कही थी, क्या भाई, सद्गुण। बैलेंस होगा सद्गुणों के विकास से। जो आपके वर्च्यू हैं उनको जब आप डेवलप करेंगे तो उससे क्या होगा भाई, आपके जीवन में बैलेंस आएगा, जिससे आप क्या प्राप्त कर सकते हैं, स्थायी आनंद प्राप्त कर सकते हैं। अब यहीं पर प्रश्न भैया आया, कौन से सद्गुण? सुकरात के समक्ष आया तो सुकरात ने सद्गुण की एकता का सिद्धांत दे दिया कि भाई सद्गुण तो बहुत सारे हैं, लेकिन भाई अगर आप गहराई पर देखेंगे, आप अगर महत्वपूर्ण सद्गुण की बात करेंगे तो वो कौन सा है भाई, ज्ञान है। ज्ञान है तो ज्ञान के आधार पर बाकी सद्गुण क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। प्लेटो ने क्या कहा कि, प्लेटो ने कहा कि भाई इसके लिए हम क्या करते हैं, ह्यूमन कॉन्साइंस का जो है वो अध्ययन करते हैं, मानव चेतना का अध्ययन करते हैं, और मानव चेतना के जो पक्ष होते हैं उसके आधार पर प्लेटो ने क्या किया भाई, ध्यान रखिएगा, उसके आधार पर प्लेटो ने जो है वो अपना सद्गुण का सिद्धांत दिया। तो समझिएगा कि भाई यहां पर मानव चेतना के माध्यम से इसने कैसे कहा भाई, प्लेटो ने कहा कि जो मानव है, मानव चेतना के क्या होते हैं, कुल 3 पक्ष होते हैं। ठीक भाई, आपके जो ह्यूमन जो कॉन्शियस है इसके 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, 3 पक्ष होते हैं। कौन कौन से? एक पक्ष होता है बुद्धि, ठीक, ध्यान रखना, एक पक्ष होता है बुद्धि, और बुद्धि का सद्गुण क्या है भाई, आपका विवेक, या बुद्धि का प्रत्यय क्या है भाई, आपका विवेक है। दूसरा क्या होता है, स्पिरिट या भावना या संवेग, और इसका सद्गुण क्या है भाई, आपका साहस या शूरता है। संवेग का सद्गुण क्या है, उसका वर्च्यू क्या है भाई, आपका साहस, तेजस्विता या आपका ब्रेवरी, ध्यान रखिएगा, वेलर ध्यान रखना। और तीसरा है आपका वासना। वासना को क्या कहा जाता है, एपेटाइट, और वासना का मतलब क्या होता है, भूख। अभी वासना किसी भी चीज के प्रति हो सकती है, और इस वासना का सद्गुण क्या है भाई, ध्यान रखना, आपका संयम। तो अब देखो संयम क्या है, ये वासना, ये देखो ये जो आपके सद्गुण है ना, ये बैलेंस है भाई, ध्यान रखिए। उन्होंने कहा कौन सा सद्गुण, सद्गुण का काम क्या, जीवन को बैलेंस करना। तो सद्गुण को खुद क्या होना चाहिए भाई, बैलेंस्ड होना चाहिए ना। तो भाई यहाँ पर ये सद्गुण क्या है, आपका बैलेंस्ड है।
जैसे तर्क या विवेक, ये क्या हुआ, इसके दो पॉइंट्स हो गए। एक हो गए कोई भी बात किसी ने आपको कहा और आपने बिना जांचे क्या किया, उसको मान लिया। कोई भी बात किसी ने आपको कही और बिना जांचे आपने क्या कर लिया, उसको स्वीकार कर लिया। और दूसरा है कि आपने उसको स्वीकार नहीं किया या आपने उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचा और आपने उससे खंडन कर दिया। इसके बीच की स्थिति क्या है कि आप उस जानकारी को तर्क के आधार पर पहले विश्लेषित करें और तर्क के आधार पर आप सही मानते हैं तो अपने विवेक का प्रयोग करके अगर वो चीज सही है तो उसको सही माने या उसकी सही चीजों को अपनाएं और जो चीजें सही नहीं है या गलत है उनको हटा दें। भाई जैसे अगर हम बात करें भाई आपका भावना या संवेग की बात करें तो भाई उसका आपका जो सद्गुण है वो क्या है भाई, आपका साहस है। एक होता है कि भाई भयभीत व्यक्ति और एक होता है निडर, ठीक। एक है जो बिल्कुल सबसे डरता है और दूसरा है जो किसी से नहीं डरता, कुछ भी कर देगा वो। उसके बीच की स्थिति क्या है, साहस है। साहस मतलब क्या हो गया कि अब साहसी व्यक्ति ऐसा नहीं कि भाई वो किसी की हत्या कर दे। साहसी व्यक्ति क्या कि जो परिस्थितियों से निपटने का प्रयास करे। जैसे अगर हम बात करें वासना, एक व्यक्ति हो सकता है जो बहुत सुखवादी हो, चारवाक जैसा, कि भाई जीवन में तो क्या है आप केवल भोग कीजिए, जीवन में केवल आप आनंद लीजिए। और दूसरा व्यक्ति जो है वो हो सकता है जैन धर्म को फॉलो करता हो कि भाई जैसे पुराना जो जैन धर्म आपका था कि भाई सब कुछ क्या कर दीजिए, त्याग दीजिए, हमको मोह भोग वासना कुछ भी नहीं रखना है। तो एक व्यक्ति है जो बिल्कुल क्या है भाई आपका बिल्कुल आसक्ति को महत्व देता है। एक है जो कहता है भाई सब कुछ त्याग दीजिए या भाई हमको कुछ भी नहीं रखना चाहिए। उसके बीच की स्थिति क्या है, संयम, कि भाई हम जो हैं वो क्या करें कि आवश्यकता अनुसार उसका भोग करें, है ना। आप कहीं शादी पार्टी में गए तो भाई एक हो गया, एक स्थिति क्या हो गई कि भाई आपने जो इतना खाया आसक्ति के मारे, अगले दिन पेट खराब हो गया। दूसरा है कि आपने खाया ही नहीं, आपने कहा नहीं भाई ये सब वस्तुएं मैं नहीं खाता, मुझे जो है वो क्या दीजिए, केवल कंदमूल दीजिए, मैं सब नहीं खाता। और दूसरा व्यक्ति क्या है, संयमी है, इसने अपनी इंद्रियों को नियंत्रित किया है, इसने क्या किया भाई आवश्यकता अनुसार केवल खाया। तो ये क्या है भाई, संयम सद्गुण है। ये सद्गुण क्या होते हैं, ये आपका दो अति के मध्य, ध्यान रखना, दो आपका एक्सट्रीम के मध्य की स्थिति क्या होती है भाई, आपका सद्गुण होती है। तो ध्यान रखना इन दोनों के मध्य की स्थिति क्या होती है भाई, आपका सद्गुण होती है, ठीक। तो उन्होंने कहा मानव के चेतना के तीन पक्ष हैं। एक है बुद्धि, बुद्धि का सद्गुण क्या है भाई, आपका विवेक। दूसरा है भावना या संवेग, इसका सद्गुण क्या है भाई, आपका तेजस्विता है। तीसरा क्या है भाई, आपका वासना, एपेटाइट। और वासना या भूख का जो आपका भाई सद्गुण है वो क्या है, आपका संयम है। और जब ये तीनों आपके सद्गुण डेवलप हो जाते हैं और इन तीनों के बीच आपका बढ़िया बैलेंस बन जाता है तो इन तीनों सद्गुण के सही तरीके से या सही मिश्रण से जो है वो चौथा सद्गुण जन्म लेता है जिसको कहा जाता है न्याय, ठीक। तो ध्यान रखना इन्होंने तीन सद्गुण की बात की, एक की तर्क की बात, दूसरी की साहस की बात, तीसरी की संयम की बात। और भाई संयम की इन तीनों सद्गुण को अगर आपने डेवलप कर लिया और इन तीनों सद्गुण के बीच आपका बैलेंस बन गया तो भाई जो चौथा सद्गुण है वो क्या है भाई, आपका न्याय है। वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा भाई, आपका डेवलप हो जाएगा। और भाई ध्यान रखना इसमें क्या कहा गया न्याय, कि जब ये तीनों कारक जो हैं वो आपका संगत रूप से काम करें या सुचारू रूप से काम करें तो फिर क्या आ जाता है भाई, आपका न्याय आ जाता है। पुनः बता देता हूं भाई, सुकरात से प्रश्न किया गया, प्लेटो से प्रश्न किया गया कि भाई जीवन का उद्देश्य क्या है। प्लेटो ने कहा जीवन का उद्देश्य जो है वो सुख की प्राप्ति है,
वो आनंद को प्राप्त करना है। प्रश्न किया गया इस आनंद को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस सुख को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। प्लेटो ने उत्तर दिया कि भाई एक जो बैलेंस है, जो संतुलन है, उसके माध्यम से हम जीवन में सुख को प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न हुआ ये बैलेंस हमको कैसे प्राप्त होगा। उत्तर मिला सद्गुणों के विकास से ये हमको प्राप्त होगा। अब ये सद्गुण कौन कौन से भाई, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए हम मानव चेतना का अध्ययन करते हैं। मानव चेतना के 3 पक्ष होते हैं। एक बौद्धिक पक्ष होता है, एक जो है वो संवेग भावनात्मक संवेगों वाला पक्ष होता है, और तीसरा क्या वासना पक्ष होता है। हर वस्तु जो मनुष्य उसके अंदर क्या होती है, वासना होती है। भाई जब बुद्धि का जो बुद्धि पक्ष है उसका सद्गुण या उसकी मध्य स्थिति क्या है भाई, आपका तर्क है। जो भावना है उसका जो मध्य स्थिति या सद्गुण क्या है, आपका साहस है। साहसी व्यक्ति का मतलब ये नहीं होता कि भाई जो है वो बिल्कुल सबसे निडर हो गया। परिस्थिति के अनुसार जो है वो अपनी निडरता या भय को बनाकर रखता है। साहसी व्यक्ति वो नहीं होता कि जिसको पता है कि सामने से भाई तोप चल रही है वो भी आगे खड़ा हो जाए। साहसी व्यक्ति जो होगा वो उस समय पर छुपकर उससे कैसे निपटना है उसको जो है वो प्रयास करेगा। तो बहुत ज्यादा जो है वो निडरता और भय के बीच की स्थिति क्या हो गई, साहस। तो उन्होंने कहा बुद्धि पक्ष का सद्गुण तर्क या विवेक हो गया, भावना या संवेग पक्ष का जो है वो क्या हो गया, साहस हो गया, और वासना कि भाई अति भोग और भाई जो आपका विरक्ति है उसके बीच की स्थिति क्या हो गई कि किसी भी चीज का संयमित उपयोग कीजिए, तो आवश्यकता अनुसार क्या कीजिए भाई, आपका उपयोग कीजिए। तो ये आपके 3 सद्गुण होते हैं 3 पक्षों के, और जब ये 3 सद्गुण आपके मिलते हैं और सुचारू रूप से काम करते हैं, संगत रूप से काम करते हैं, तो एक चौथा सद्गुण आपका जन्म होता है, चौथा सद्गुण आपके अंदर विकसित होता है, जिसको क्या कहा गया, न्याय। न्याय की परिभाषा क्या दी गई भाई, सद्गुण आप मनुष्य के पक्ष में अगर हम बात करेंगे तो कहा गया कि उसकी बुद्धि भावना और वासना में बैलेंस होना, इनको क्या कहा गया, न्याय कहा गया। व्यक्ति के तर्क, साहस और भाई जो उसका संयम है, ये जब तीनों सुचारू रूप से अच्छे से काम करेंगे, तीनों के बीच की स्थिति क्या कहलाएगी भाई, आपका न्याय कहलाएगी। और भाई इसी न्याय से जो है वो प्लेटो क्या करेंगे, इसी न्याय से प्लेटो राज्य का सिद्धांत देंगे। अब ये चीजें आपकी वापस आपको दूसरे रूप में शामिल आएंगी जब आप प्लेटो का क्या पढ़ेंगे भाई, राज्य सिद्धांत पढ़ेंगे। ठीक, चलिए अब प्लेटो ने क्या कहा कि भाई प्लेटो ने जो है वो क्या दे दिया, अपना न्याय दे दिया। और इन्होंने क्या कहा कि भाई न्याय क्या होता है, न्याय क्या होता है जब आपके ये तीनों पक्ष या ये तीनों सद्गुण आपका सुचारू रूप से काम करते हैं, एक अच्छे तरीके से काम करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है भाई, आपका न्याय कहा जाता है। ठीक, जब तर्क, साहस और संयम सुचारू रूप से काम करते हैं किसी मनुष्य के अंदर, तो चौथा सद्गुण जो है वो प्राप्त होता है, जिसको कहा जाता है न्याय। ठीक, चलिए मतलब तीनों के बीच में बैलेंस अगर बन गया तो उसको हमने क्या कह दिया भाई, आपका न्याय कह दिया। ठीक, अब प्लेटो में अगर हम बात करें तो भाई न्याय हमने देख लिया, न्याय की परिभाषा देख ली। न्याय की परिभाषा क्या देख ली कि भाई आपका जो है जीवन या मानव चेतना के सभी पक्षों में जो आपका सुसंगत रूप सुचारू रूप से काम करना, या उसमें लिख सकते हैं कि मानव चेतना के पक्ष विवेक, साहस और संयम का संगत रूप से कार्य करना क्या कहलाता है भाई, आपका न्याय कहलाता है। और न्याय की एक अलग परिभाषा हमने शुरुआत में देखी भी थी। ठीक, चलिए अब इन्होंने क्या कहा कि न्याय भाई 3 प्रकार से, न्याय के 2 प्रकार हो सकते हैं, न्याय के 2 रूप हो सकते हैं। कौन कौन से 2 रूप हो सकते हैं, तो भाई एक तो आपका सामाजिक न्याय हो सकता है। ठीक, सामाजिक न्याय क्या कि समाज में जो है ये 3 अंगों का जो है वो क्या हो, आपका भाई कर्तव्य पालन हो। अब समझिएगा जब आपका राज्य आएगा तब आप देखेंगे कि भाई जो विवेक का प्रयोग करते हैं उनको क्या बनाया भाई, दार्शनिक बना दिया। बोले भाई इनके पास बुद्धि ज्यादा है तो इनको क्या बना दो भाई, दार्शनिक बना दो, या इनको क्या बना दो भाई, आपका राजा बना दो, शासक बना दो। तो भाई प्लेटो के राज्य में दार्शनिक शासक होता था। इसके बाद जिसके पास साहस ज्यादा है, साहस का गुण है, उसको क्या बना दो भाई, सैनिक बना दो। तो वो क्या करेगा भाई, आपका सैनिक जो है
वो उसके अंदर शूरता का गुण है, जिसके अंदर भाई संयम का गुण है, उसको क्या बना दीजिए, उसको व्यापारिक, या उसको जो है उसको आप व्यापार बना दीजिए, या उसको आप जो है वो उत्पादक वर्ग बना दीजिए। क्योंकि उत्पादक वर्ग क्या करता है भाई, संयम का, वो खुद नहीं खाएगा, वो क्या करेगा, संयमित जो है अपने आप को संयमित रख के क्या करेगा, उत्पादन करेगा। और जब समाज में ये तीनों चीजें सुचारू रूप से काम करते हैं, ये तीनों पक्ष अपने अपने काम करते हैं, राजा अपना काम करता है, सैनिक अपने काम करते हैं, उत्पादक वर्ग अपना काम करता है, जब ये तीनों अंग अपने अपने काम करते हैं तो किसका जन्म होता है भाई, न्याय का जन्म होता है। तो सामाजिक न्याय ध्यान रखिएगा, तीनों अंगों का क्या हो भाई, आपका ठीक तरीके से कर्तव्य पालन हो, इसको क्या कहा जाता है भाई, आपका सामाजिक न्याय कहा जाता है। ऐसे ही व्यक्ति के अंदर जो भी भावनाएं हैं, जो भी इच्छाएं हैं, बुद्धि के आधार पर, संवेगों के आधार पर, उनमें क्या होना भाई, समन्वय करना, ये क्या करता है, व्यक्तिगत न्याय की बात करता है। तो न्याय के दो रूप बताए हैं, एक है सामाजिक, जब समाज में आपके वो तीनों अंग, देखो यहाँ पर हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि भाई मानव पक्ष के 3 अंग है, उसके 3 सद्गुण निकाले, और जब समाज में इन 3 सद्गुणों के आधार पर क्या किया गया, कार्य बांटा गया, और सभी पक्ष क्या करें भाई, अपना अपना कार्य करें, दूसरों के काम में हस्तक्षेप ना करें, इसी को क्या कहा गया भाई, न्याय कहा गया। और जब ये तीनों पक्ष किसी मनुष्य के अंदर जो भावनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, जब उनके बीच आपका जो है वो क्या हो, एक बैलेंस हो, उसको क्या कहा गया भाई, आपका व्यक्तिक न्याय कहा गया। ठीक, तो ध्यान रखना, इसके अनुसार जो है वो न्याय के 2 रूप हैं। तो भाई जब भी प्लेटो का न्याय सिद्धांत लिखने को आता है, ठीक, तो ध्यान रखना, सद्गुण सिद्धांत में आप सद्गुण भी बता सकते हैं, ठीक, न्याय सिद्धांत में आप ध्यान रखना, आपने न्याय की परिभाषा बता दी, आपने क्या बता दिया भाई, न्याय का रूप बता दिया, न्याय का फॉर्म बता दिया कि भाई 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका व्यक्तिक होता है, दूसरा कैसा होता है, सामाजिक होता है। फिर आपने क्या बता दिया कि भाई इस न्याय सिद्धांत के तत्व कौन कौन से हैं, कौन कौन से न्याय सिद्धांत के एलिमेंट्स हैं। तो भाई ये जो न्याय सिद्धांत है ना, ये 3 चीजों पर काम करता है, 3 सिद्धांतों पर काम करता है। कौन कौन सा, पहला है आपका कार्यात्मक विशेषीकरण, ठीक, तो ध्यान रखना, कौन सा भाई, कार्यात्मक विशेषीकरण हो जाएगा। कार्यात्मक विशेषीकरण मतलब क्या हो गया कि भाई क्षमता के अनुसार, योग्यता के अनुसार कार्य को बांट देना। जैसे हमने अभी यहाँ देखा था कि भाई हमने क्या किया, जिसके पास विवेक है उसको भाई राजा बना दिया, जिसके पास साहस है उसको क्या बना दिया भाई, सैनिक बना दिया। तो योग्यता के अनुसार क्या भाई, कार्य का विशेषीकरण, विशेष के अनुसार क्या देना भाई, आपका कार्य देना। दूसरा, उनके बीच क्या होना चाहिए, प्रॉपर या म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, पारस्परिक जो है वो संवाद या आपका सामंजस्य होना चाहिए, ताकि भाई क्या हो, एक साथ मिलकर जो है ये आपका एक बैलेंस बना सके, कोई भी पक्ष आपका ज्यादा हावी ना हो। और तीसरा क्या है भाई, आपका हस्तक्षेप की नीति, मतलब तीनों जो है वो भाई एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यही क्या है भाई, आपका प्लेटो का न्याय है। ठीक, तो ध्यान रखना, प्लेटो के न्याय के 30 सिद्धांत क्या क्या है, 3 सिद्धांत। पहला कि भाई आपका कार्य का विशेषीकरण या कार्य का पृथक्करण, योग्यता के अनुसार कार्य मिलना। दूसरा क्या हो जाएगा, पारस्परिक सामंजस्य, मतलब तीनों पक्षों पर क्या होना भाई, तीनों पक्षों के बीच आपका जो है वो सामंजस्य होना। तीसरा भाई कि तीनों पक्षों का एक दूसरे के साथ जो है एक दूसरे को हस्तक्षेप ना करना। ठीक, तो कोई भी इंटरफेरेंस ना करना, ये ध्यान रखिए, कोई भी इंटरफेयर ना करना तीनों पक्षों का एक दूसरे के साथ। ये क्या है भाई, आपका प्लेटो के न्याय सिद्धांत के तत्व हैं। तो ध्यान रखना, हमने क्या क्या देखा, प्लेटो का न्याय देखा। ठीक, पहले तो हमने ये देखा कि भाई प्लेटो का सद्गुण सिद्धांत क्या है, सद्गुण को वो कैसे बात करते हैं। तो यहां तक तो आपका क्या हो गया भाई, सद्गुण सिद्धांत हो गया। ठीक, तो ध्यान रखना, यहां तक हमने जो देखा वो क्या हो गया, सद्गुण सिद्धांत हो गया। यहां से क्या आपका चालू होता है, न्याय सिद्धांत
चालू होता है, जिसमें हमने न्याय की परिभाषा देख ली, जिसमें हमने क्या देख लिया, न्याय सिद्धांत के तत्व देख लिए। और भाई अगर कभी आपको आता है इसी से मिलता जुलता कि भाई प्लेटो के न्याय सिद्धांत की क्या विशेषताएं थी, तो भाई बता देना, प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषता थी कार्यात्मक विशेषीकरण या श्रम का विभाजन। सबको क्या करना भाई, आपका जो है वो कामों को बांट देना। बुद्धि वाला काम कौन करेगा भाई, जहां पर नीतियों वाला काम है वो कौन करेगा, दार्शनिक या बुद्धिवादी व्यक्ति करेगा। जहां पर साहस का काम होगा, जहां पर साहस दिखाना होगा, वहां पर कौन काम करेगा, सैनिक वर्ग काम करेगा। जहां पर उत्पादन करना होगा, जहां पर संयम की बात होगी, वहां पर उत्पादक वर्ग काम करेगा। तो भाई कार्यों का हमने विभाजन कर दिया कार्य विशेषता के आधार पर। ठीक, इसके बाद भाई आपका सामाजिक एकता, तीनों पक्ष आपसी सामंजस्य से काम कर रहे हैं, तीनों पक्ष एक दूसरे के साथ, ये सब आपके आदर्श राज्य के भी तत्व हैं, ध्यान रखना। इन्हीं सब के आधार पर जो है वो प्लेटो एक आदर्श राज्य बनाना चाह रहा है। तो भाई वो आदर्श राज्य या उसका जो न्यायपूर्ण राज्य है वो कैसा है, जहां पर श्रम का विभाजन हो, जहां पर भाई कार्य विशेषात्मकता हो, विशेष कार्य विशेष लोग करें, है ना, योग्यता के हिसाब से कार्य मिले, सामाजिक एकता हो, कोई किसी के कार्य में हस्तक्षेप ना करे, या मानवीय पक्ष। देखो जब हम इसको व्यक्तिगत तौर पर बात करेंगे तो मानवीय भावनाओं की बात करेंगे, मतलब विवेक की बात करेंगे, और आपका जो है वो संयम की बात करेंगे, साहस, तो ये मानवीय चेतना के पक्ष हो गए। जब हम ये राज्य के संदर्भ में बात करेंगे, समाज के संदर्भ में बात करेंगे, तो हम समाज के एक अंग के रूप में बात करेंगे, जिसमें राजा हो जाएगा दार्शनिक, है ना, राजा किसको दिखाता है, विवेक को दिखाएगा, सैनिक किसको दिखाएगा, सैनिक साहस को दिखाएगा, और भाई उत्पादक वर्ग किसको दिखाएगा, संयम को दिखाएगा। तो जैसे जब हमारे अंदर की जो तीन पक्ष है उसमें बैलेंस हुआ तो वो व्यक्तिगत न्याय हो गया। जब यहां पर आपका समाज में इन तीन पक्षों का बैलेंस हुआ तो वो सामाजिक न्याय हो गया। ठीक, तो क्या हो गया भाई आपका सामाजिक एकता, क्योंकि तीनों एक दूसरे पर हस्तक्षेप नहीं कर रहे, और साथ ही साथ में क्या है भाई आपका जो है वो उनके बीच में आपका संतुलन या सामंजस्य बनाए हुए हैं। इसके बाद भाई समाज में एक संतुलित समाज, सबको कार्य मिला हुआ है ना, तो क्या होगा भाई आपका एक संतुलन की स्थिति जो है वो आपकी बनी रहेगी। ठीक, और ध्यान रखना इन्होंने न्याय को केवल बाह्य नहीं माना कि भाई जैसे हम बाह्य न्याय क्या होता है कि भाई जो कोर्ट के माध्यम से जो न्याय हो रहा है ये क्या है भाई आपका एक्सटर्नल जस्टिस है। भाई आपका इंटरनल जस्टिस क्या होता है, जब आपको संतुष्टि प्राप्त हो। तो यहाँ पर जो उन्होंने क्या कहा कि भाई न्याय जो है वो एक्सटर्नल ला होकर क्या है भाई आपका एक तरीके से इंटरनल एलिमेंट है। आपको जो है वो अंदर से न्याय को स्थापित करने की अनुभूति होनी चाहिए। तो न्याय जो है वो एक्सटर्नल ना होकर क्या है भाई आपका आंतरिक है। और इन्होंने कहा कि राज्य में जब न्याय आपका भाई तभी संभव है जब राजा क्या होगा, दार्शनिक होगा। इन्होंने क्या कहा कि भाई जो साहस और संयम है इसको विवेक के अंतर्गत रहकर काम करना पड़ेगा, इस चीज को ध्यान रखना। और यही चीज आपको इसके राज्य में भी देखने को मिलेगी। क्या कहा मैंने कि भाई जो साहस है, ठीक ध्यान रखना, क्या है जो आपका साहस, साहस मतलब अगर हम बात करें तो मन के अंदर हो गया आपका साहस, और जब हम राज्य में इसको देखेंगे तो क्या हो गया भाई आपका सैनिक हो गया। दूसरा क्या था आपका संयम, मन में देखें तो संयम, और राज्य में देखें तो उत्पादक वर्ग हो गया। इसको किसके अधीन काम करना चाहिए, इसको जो है वो आपके दार्शनिक शासक के अधीन काम करना चाहिए। ठीक, तो इसको दार्शनिक शासक के अधीन काम करना चाहिए। या आपका जो साहस और संयम है इसको भाई विवेक के अंतर्गत काम करना चाहिए, इसको बुद्धि के अंतर्गत काम करना चाहिए। भाई सामने तोप है, दुश्मन वहां से तोप चला रहा है, साहस तो कहता है कि सामने जाकर खड़े हो जाओ, लेकिन विवेक क्या कहता है कि भाई ऐसा साहस दिखाओगे तो अगली बार साहस दिखाने के लायक नहीं बचोगे। तो ध्यान रखना भाई ये क्या होना चाहिए, आपका जो है साहस और संयम किसके अंतर्गत काम करना चाहिए, विवेक के अंतर्गत काम करना चाहिए। ठीक, और भाई जो सैनिक और उत्पादक वर्ग है वो किसके अंदर काम करना चाहिए, दार्शनिक शासक के अंतर्गत काम करना चाहिए। इससे क्या होगा भाई आपका एक संतुलन उत्पन्न होगा, और यही संतुलन क्या है भाई आपका न्याय है। अगर मन के अंदर संतुलन उत्पन्न हुआ तो भाई आपका जो है वो व्यक्तिक न्याय हो गया, समाज में संतुलन उत्पन्न हुआ, सामाजिक न्याय
हो गया। और जब ये न्याय रहेगा तो भाई आप जीवन के परम उद्देश्य आनंद को या आप सुख को क्या कर पाएंगे, प्राप्त कर पाएंगे। ये क्या है भाई, आपका प्लेटो का न्याय सिद्धांत। अब इसके बाद प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बाद हमको जो है वो देखना है प्लेटो के आदर्श राज्य का सिद्धांत। और देखिए, जो हमने सद्गुण का सिद्धांत देखा, उस सद्गुण के सिद्धांत से ही निकलेगा क्या भाई, आपका आदर्श राज्य का सिद्धांत। तो अगले लेक्चर में हम क्या देखेंगे भाई, आदर्श राज्य का सिद्धांत देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी जो है वो पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, सकारात्मक रहिए। धन्यवाद।